कि 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से आधे तो एग्जाम देने नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि हिम्मत ही नहीं है जाने की कि अरे पता नहीं कितना कंपटीशन है, कैसे जाएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए ये किताब सबसे अलग है क्योंकि इसमें ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो हमारे लाखों बच्चों के लिए, यहाँ भी ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए भी रोल मॉडल हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन स्लम्स में, सर्वेंट क्वार्टर्स में, अर्बन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बच्चे रह रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग कहानी है कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। आपको ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शनल कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं कि दूसरी कोई जो हमारी लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें देना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी फ्रीडम है। नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं CEO एंड फाउंडर हूँ इलेट्स का और एडिटर हूँ ईगो मैगजीन का। और आज हमारे साथ डॉक्टर सज्जन यादव हैं जो IAS ऑफिसर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और इनकी एक किताब आई है विच इज अबाउट UPSC एंड हाउ टू क्रैक द UPSC। तो मैं आज उस पे उनके साथ मेरी जो है चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। आज आप इलेट्स के ऑफिस में आए हैं और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं जी सर। एक UPSC आज एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्टेट सर्विसेज हैं उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो उससे रिलेटेड बहुत से और भारत सरकार के जो सर्विसेज हैं उनके भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो आई थिंक जो आपकी जो किताब है आज के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में है और UPSC के ऊपर इनफ बुक्स आ चुकी हैं, शायद 500 या 1000 से जो ज़्यादा किताबें होंगी। तो उसमें एक और किताब का एडिशन हुआ आपके द्वारा। तो आपको क्यों ऐसी जरूरत महसूस हुई कि एक और किताब इस विषय पर लिखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आई डोंट एग्री विद यू। देखो, एक तो ये गाइड बुक नहीं है जो आप कह रहे हैं। 500-600 किताब आई हैं, बहुत सारी हैं, वो गाइड बुक होती हैं कि गाइड एग्जाम के बारे में गाइड करती हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस देती हैं या जनरल स्टडीज के बारे में गाइडेंस देती हैं। तो ये उससे बिल्कुल अलग किताब है। इस तरह की किताब बिल्कुल मार्केट में नहीं है। ये एक अपनी तरह की पहली बुक है। और इस बुक में ऐसा क्या है कि अपनी तरह की पहली बुक है? इस बुक में 7 यंग बच्चों की कहानी है जो ऐसे गरीब परिवारों से हैं या ऐसे चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस से हैं जहां से सोचना भी एक IAS ऑफिसर बनने के बारे में बहुत मुश्किल है। मतलब करना तो और भी बहुत मुश्किल है, पर कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उन सिचुएशंस में हैं। कोई बच्चा जो सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है, क्या वो सोच पाता है कि वो IAS ऑफिसर बनेगा? या एक बच्ची है जो बिल्कुल अंधी है, जो देख नहीं पाती है, क्या ऐसे बच्चे सोच पाते हैं कि वो बनेंगे? या कश्मीर के एक गांव में कोई बच्चा है जो ये सपना देख रहा है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसी सिचुएशन में सोच पाते हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे। तो ऐसे मैंने 7 बच्चे चुने जो बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही गरीब परिवारों से हैं, नॉर्मल फैमिलीज से हैं, जिन्होंने ये हिम्मत की, जिन्होंने ये सपना देखने की हिम्मत की, पहले तो मैं कहूँगा, फिर वो हिम्मत की कि उस सपने को पूरा किया जाए और सफल भी हुए। तो ये बच्चे इसीलिए इस किताब में क्योंकि ये सफल हुए। ये पिछले 2-3 साल में UPSC सिविल सर्विसेज क्रैक करके IAS ऑफिसर बने। तो इसलिए ये किताब एक मोटिवेशनल बुक है। ये किताब ऐसे रोल मॉडल देती है। जो आपने 10 लाख बच्चे बोले कि 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से आधे तो एग्जाम देने नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि हिम्मत ही नहीं है जाने की कि अरे पता नहीं कितना कंपटीशन है, कैसे जाएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बहुत ही नॉर्मल से गांव में रहता हूँ, मैं तो स्लम में रहता हूँ, मैं तो सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो इतने रूरल एरिया में हूँ। ऐसे सोच के ही बच्चे अपना मन मार लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे अपना सपने को नष्ट नहीं करें, अपना मन को नहीं मारें, अपने सपने को नहीं दबाएं। अपना अगर कोई ऐसी हमारी बेटी है जिसकी शादी जल्दी हो गई लेकिन बच्चा भी है, फिर भी वो सोचती है कि IAS ऑफिसर बनना है, तो वो सोचे, आगे बढ़े, उसको सपने को पूरा करे। और ऐसी एक कहानी इसमें है मिन्नू PM की।
तो इसलिए ये किताब सबसे अलग है, क्योंकि इसमें ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो हमारे लाखों बच्चों के लिए, यहाँ भी ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए भी रोल मॉडल हैं। चाहे किसी भी फील्ड में उसको एक्सेल करना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं आईएएस ऑफिसर बनना है, पर कोई भी फील्ड के लिए वो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं ये। नहीं, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपकी किताब इज नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट, बट इट इज फोकसिंग ऑन व्हाई। हाँ, वाई से ज्यादा जो बच्चे, देखिए मैं कैसे मोटिवेट हुआ आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। मैं भी बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, हरियाणा के। हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी सोचने की अरे कलेक्टर क्या है, कैसे बनता है, डीसी क्या होता है। लेकिन जब मेरे आसपास मेरे यूनिवर्सिटी के एक दो बच्चे सेलेक्ट हुए, उनसे फिर हिम्मत आई कि अरे ये तो मेरे जैसा ही था, हमारा ही कोर्स पढ़ रहा था, हमारे साथ खेलता था, ठीक है, हमारे जैसे ही बैकग्राउंड का है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये बच्चे ऐसे लाखों बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये तो अरे ये भी तो भरत सिंह है, ये तो सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, ये तो अंजलि है, इसकी तो आंखें चली गई थी फिर भी हिम्मत कर रही है, ये मिन्नू पीएम है जिसकी तो शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, नौकरी कर रही थी, फिर भी उसने हिम्मत की। तो ये राह दिखाते हैं, ये 7 अलग अलग तरह की राह दिखाते हैं लोगों को कि वो मोटिवेट हों। तो आज की जो सिचुएशन है जहाँ पर लाखों बच्चे जो है हर साल ये एग्जाम दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो सीट्स लिमिटेड है, तो बहुत लोग जो इसमें अचीव नहीं कर पाते होंगे तो वो डिमोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक जो आपकी जो किताब है वो एक प्रकार की मोटिवेशन देती है, हिम्मत देती है आपको कि मैं भी जो कर सकता हूँ, फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर से नहीं डरना है। हाँ। तो आपसे ये पूछना है सर कि जब आपने इस किताब के पहले एक और जो किताब लिखी थी जो कोविड वैक्सीन की, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पे, और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, तो आपने जब एक और किताब के बारे में सोचा होगा तो आपके दिमाग में ये क्यों आया और कहाँ से आइडिया आया कि नहीं मुझे यूपीएससी के बारे में तो किताब जो है लिखनी ही जो चाहिए, मतलब कोई ऐसी घटना होगी जो आपको इंस्पायर आपसे इंस्पायर हो गए होंगे। जी। तो देखिए हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो है ना, वो ज्यादातर अपनी कहानी लिखते हैं। आपने देखा होगा, जितनी कहानी देखोगे बायोग्राफी अपनी लिखी हुई है, मैंने ये किया, मैंने वैसे किया, मैं कलेक्टर था तो मैंने ये किया। तो मेरे को था कि नहीं, अपनी नहीं लिखनी है, हमने जो किया ठीक है, वो हमने किया अपने अंदर से आके, और हमने जब एग्जाम दिया था हम पुराने हो गए। उस समय अलग एग्जामिनेशन पैटर्न था, अलग चैलेंजेस थे, अलग सिचुएशंस थी। आज सिचुएशन बदल गई है, तो हमें अपना मुंह मियां मुट्ठू नहीं बनना है, जो बोलते हैं ना कि सेल्फ प्रेज नहीं करनी है कि मैंने तो पता नहीं क्या तीर मार लिया। मेरे को उन बच्चों को करना है मोटिवेट जो आजकल ऐसी सिचुएशन में है, तो उनके लिए जो रोल मॉडल, मैं शायद इतना बड़ा रोल मॉडल नहीं हूं अगर मैं अपनी कहानी बताने बैठ जाऊं तो, लेकिन जो रिसेंटली सेलेक्टेड बच्चे हैं वो रोल मॉडल है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जो रिसेंटली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी स्टोरी लिखूंगा, और इसको और फिर मैं बताना चाहूंगा कि उसको बल मिला या मेरे को मोटिवेशन मिली, या जो टिपिंग पॉइंट मैं बोलता हूँ वो था कि जब भरत सिंह हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया। भरत सिंह की स्टोरी इस बुक में है, और भरत सिंह बच्चा है जो मेरे ही घर में पीछे जो क्वार्टर्स होते हैं, आप सर्वेंट क्वार्टर बोलें, डोमेस्टिक हेल्प की क्वार्टर बोलें, उनमें रहता था, और उसकी मदर हमारे यहाँ पे हेल्प करती थी। उसके फादर पियोन हैं, लेकिन वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बना। और वो जब अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव में बच्चे आते हैं आजकल भारत सरकार में, तो जब उस बच्चे से मैं मिला यहाँ पे भारत सरकार में, हमारे यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी थी, तब मेरे को लगा कि अरे कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है इस बच्चे की सबके लिए। मेरी स्टोरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों को छांट के जरूर स्टोरी लिखनी चाहिए, ताकि हमारे ये इलीट बच्चे ही एग्जाम नहीं दें इसका, आईएएस का, हमारे कॉमन बच्चे दें। और हमारे सिस्टम की ब्यूटी ये है कि बिल्कुल नीचे से नीचे जो वर्ग का बच्चा भी सेलेक्ट हो सकता है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इतना रोबस्ट सिस्टम है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो ये दिखाता है कि कितना रोबस्ट सिस्टम है कि अगर एक सर्वेंट क्वार्टर में बच्चा या कश्मीर के गांव में पैदा हुआ बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो सिस्टम तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस बच्चों को हिम्मत देने की जरूरत है कि तुम अपना सपना अचीव कर सकते हो, तुम अपना सपना बता सकते हो, शर्माओ मत उसको बताने में, हिम्मत रखो, अपना हौसला रखो, फेल हो गए हो तो डरो मत। तो
इसलिए ये मैंने सोचा कि स्टोरीज लिखता हूँ। सर रिसेंटली एक फिल्म आई थी हमारा भी फेल। हाँ, 12th फेल। जी, हाँ, मनोज। मनोज। हाँ, तो उसमें भी जो आईपीएस ऑफिसर की हाँ, हाँ, स्टोरी है, तो बिल्कुल। इट वाज हाईली इंस्पायरिंग, और यस। वो अपना अपना फिल्म जो है सुपर हिट हुई। हाँ, तो डेफिनेटली। आपकी जो 7 जो कहानियां हैं, हाँ, तो इसमें से कोई ऐसी एक कहानी है जिस पे आपको लगता है कि इस पे जो है फिल्म बननी चाहिए? और अगर ऐसा लगता है तो आपको, आपके हिसाब से उसमें से कोई ऐसा एक्टर है आपको लगता है जिसे हमें बुलाना चाहिए? नहीं, देखिए, कहानी तो सारी ही बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, ये जो 7 बच्चों की है। जैसे मैंने बताया, भरत की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आजकल देखिए, पूरा अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन स्लम्स में, सर्वेंट क्वार्टर्स में, अर्बन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बच्चे रह रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए भरत बहुत मोटिवेटिंग कहानी है कि चाहे रिसोर्सेज नहीं हो, चाहे आपके पास रहने की जगह अच्छी नहीं हो, चाहे आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे आप ट्यूशन नहीं लगा पा रहे हो, चाहे आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, पर फिर भी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो बहुत ही भरत की टचिंग स्टोरी है। पैदा हुआ एक सर्वेंट क्वार्टर में, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ। हमारे यहाँ पे भी रहा, दूसरे ऑफिसर्स के घरों में भी रहा। फिर आगे जाके इंजीनियर बना अपने बलबूते पे। इंजीनियर बन के टाटा मोटर्स में काम किया, लेकिन वहां पे भी उसने अपने सपने को नहीं दबाया। उसका ऐसा नहीं हुआ कि बस मैं तो अचीव कर लिया मैंने। जब मैं एक इतनी हम्बल बैकग्राउंड से टाटा मोटर्स में मैनेजर बन गया हूँ, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन नहीं, बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा, वहीं अपना सपना खत्म नहीं किया। तो फिर उसने सपना देखा कि आईएएस ऑफिसर बनना है, और बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा नहीं है कि उसने सोचा और अगली बार में बन गया। पहले तो इतनी बड़ी हिम्मत की, नौकरी छोड़ी। उसके बाद 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार इंटरव्यू तक पहुंचा, अगली बार नहीं पहुंचा, मेंस में फेल हो गया। सो उसके बाद ऐसी सिचुएशन थी कि उसको लगा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लग गया। ठीक है, फिर करियर सबको चाहिए, तो उसने छोटे से छोटा एग्जाम भी दे के देखा, और किस्मत ऐसी थी कि फेल होता गया। ठीक है। सो इसलिए उसने फिर कोस्ट गार्ड का, सॉरी, सीएपीएफ का एग्जाम दिया, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं। उसके लिए बहुत तैयारी की, फिजिकल के लिए भी बहुत तैयारी की, रिटन पास भी किया। लेकिन फिजिकल जब देने गया तो लॉन्ग जंप में मसल पुल हो गई, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर कोस्ट गार्ड में सेलेक्ट हुआ। कोस्ट गार्ड में जब ज्वाइन करना था, उस दिन से मेन शुरू हो रहे थे, तो फिर हिम्मत की कि कोस्ट गार्ड की नौकरी छोड़ दी। बड़े उतार चढ़ाव बच्चे ने देखे, तो उसकी स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है। अंजलि की स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है। अंजलि शर्मा, जो बिहार के छोटे से गांव से है, उसके पापा सिक्किम में एक छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत ही लोअर लेवल पे सिक्किम में बच्ची रहती थी, वहीं पे केवी में पढ़ती थी, बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी। क्लास 10th में कुछ हुआ, कोई बीमारी हुई उसको, बहुत ही भयंकर, जान किसी तरह बची, दिल्ली आके एम्स में भर्ती होके। लेकिन दोनों आंखें अचानक चली गई, टोटली चली गई, मतलब 100% ब्लाइंड। और अब देखिए, अभी हम बैठे हैं, इतना अच्छा सब लग रहा है, लाल रंग है, हरा रंग है, सब कुछ दिख रहा है, और अचानक अंधेरा हो जाए, काला सब कुछ हो जाए, तो बहुत टूट जाएगा ना आदमी। कहाँ हिम्मत कर पाएगा कि मेरे को पढ़ना भी है। वो तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हो जाएगा, डे टू डे मैं अपना काम कैसे करूं, कपड़े कैसे पहनूं, बाथरूम कैसे जाऊं, नहाऊं कैसे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस लड़की ने फिर हिम्मत रखी, अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी, वापस स्कूल ज्वाइन किया। क्लास 10th में थी, 10th पास हुई, 11th पास हुई, 12th पास की, कॉलेज किया। उसके बाद देखिए, सपना आपके ऊपर है। कई बार इतना ही सपना बहुत होता है कि अरे मेरी तो आंखें चली गई थी, वो आप सिंपैथेटिक ग्राउंड ले लीजिए कि मैं तो बस, मेरे को तो एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन नहीं, अंजलि अलग है, इसीलिए रोल मॉडल है, इसीलिए इस बुक में भी है कि उसने फिर यूट्यूब पे लेक्चर सुन के तैयारी की। यूट्यूब पे सुन के कि क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, वहां से जाना, स्क्राइब की मदद से लिखा। बहुत बार स्क्राइब अच्छे नहीं मिले, स्क्राइब अगर आपके ऊपर तो है नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो क्या क्वेश्चन समझ रहा है, वो क्या जो आप बोल रहे हैं वो लिख पा रहा है कि नहीं, फिर लिखने की स्पीड, हैंड राइटिंग कैसी है, वेकेबलरी कैसी है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहे हैं, साफ सुथरा तो नहीं लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। सो उसके बावजूद इन सारी चुनौतियों को पार करके वो लड़की सफल हुई। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मोटिवेटिंग है।
तो ऐसे सभी स्टोरीज बहुत मोटिवेटिंग है। मैं बताने लगूंगा तो आपका 2-3 इंटरव्यू हो जी, जाएंगे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सर अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि ये रियलिटी है कि सीट्स लिमिटेड है, जो यूपीएससी की सीट्स लिमिटेड है, बिल्कुल। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे। अब चाहे बच्चों की मेहनत हो, हर कुछ हो, लेकिन बहुत बार होता है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो आपका पाता है। सिलेक्शन नहीं हो पाता। एंड वो हार्ड रियलिटी है कि एक एक पर्सन अपनी जिंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल Yes. इसमें जो है लगा देता है। और अगर बाई एनी चांस उसका इसमें नहीं हो पाता, जी। जो इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, सो हाउ टू लाइक डील विद दैट सिचुएशन, बिकॉज ऐसी भी घटनाएं आपने भी सुनी होंगी और ऐसे आती हैं कि लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं और उनकी उनकी जो आगे की जो जिंदगी बहुत इफेक्ट हो जाती है। तो आप एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो इस पे भी आप अगर अपना कोई अपना जो एडवाइस देंगे तो बिल्कुल। देखिए पहली बात तो आप फेलियर से मत डरिए पहले तो, और फेल हो भी गए तो उससे डरना नहीं चाहिए। तो चाहे मैं अपना एग्जांपल लूं, चाहे ये बच्चे हैं जो 7 सक्सेसफुल, उनमें ऐसा कोई भी बच्चा है जो फेल नहीं हुआ हो। हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे फेलियर, डिप्रेशन, लो फील करना, अपने आप के डिसीजन को क्वेश्चन करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बच्चे में ही है। तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं उनको अगर ऐसा फील होता है तो ये समझें कि ये बड़ा कॉमन सी चीज है, बड़ा नॉर्मल है। दूसरी बात है कि आप अगर फोकस्ड वे में लगे रहे, आप एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते रहे, आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा ही पढ़ाई की, ज़्यादा ही तैयारी की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकता है, 2 अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकते हैं, पर होगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है, तो एक तो है कि बच्चे एक अल्टरनेट करियर हमेशा रखते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में इतनी ज़्यादा तैयारी करनी होती है, इतना बड़ा सिलेबस है कि इसकी तैयारी करके आप बहुत सारे और एग्जाम की तैयारी कर ही लेते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर आरबीआई में चले जाते हैं, नाबार्ड में चले जाते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में चले जाते हैं, कोस्ट गार्ड में चले जाते हैं। तो उनके लिए इस एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरे एग्जाम पास करना बड़ा, मैं कहूँगा, बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है, तब भी ये एग्जाम आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप कर देता है, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ा देता है, आप में कॉन्फिडेंस इतना ला देता है कि आप कुछ भी काम करेंगे, चाहे अपना खुद का करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें, कोई और नौकरी करें, तो आप हमेशा दूसरों से बेटर ही रहेंगे। उनके लिए ये वेस्टेज नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अरे वेस्ट हो गया, प्राइम टाइम वेस्ट कर दिया लाइफ का, 6 साल लग गए, 7 साल लग गए। नहीं, वेस्ट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वेस्ट नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी खुली, नए नए दरवाजे खुले। ये तो एक है ही एग्जाम जिसमें कि इतनी सारी 25-30 सर्विस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो 1000-1100 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सब जोड़ेंगे कि नाबार्ड है, आरबीआई है, स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, कोस्ट गार्ड है, या भारत सरकार की जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, तो इतने सारे दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। तो इसलिए ये वेस्टेज नहीं है, बच्चों को पूरी मेहनत से करना चाहिए। ठीक, ये जो आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी के बंद होने से बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ, हमको हर एंगल से इसको देखना है यस, और ओपन करना है। और आपने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि इससे हमारा डेवलपमेंट हुआ है कि अगर हमने इतने साल लगे, नॉलेज बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, खटाखट आप आंसर करेंगे। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू होगा, उसका रिटर्न होगा, आप तो यू आर मच अबव द अदर्स। आपका डेवलपमेंट हुआ है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है, आपको फेलियर से डील करना आता है। तो ना केवल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काम आएगा, बट बाद में जब आप एक्चुअल में भी काम करेंगे, तब भी ये सारी जो फाउंडेशन, जो नींव मजबूत हुई है आपकी, वो काम आएगी। और सर एक चीज और है कि जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं उनके पास ज्यादा एक्सेस है अच्छे कोचिंग सेंटर्स का, लेकिन जो बहुत सारे लोग बच्चे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है या रूरल एरियाज में, वहां पर अच्छे कोचिंग सेंटर्स तो आज के दिन हर शहर में बाय द वे, बट डिफरेंशिएशन आता है कि वो अच्छे हैं कि नहीं है। तो अब इससे ऐसी सिचुएशन में हाउ डू लाइक डील विद द सिचुएशन? पहली बात तो ये है कि
ये सिलेक्शन के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए आपको कोचिंग लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोचिंग लेना है। सेल्फ स्टडी पे हार्ड वर्क से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मेरा तो खैर मान लीजिए पुराना हो गया, बहुत साल पहले दिया था 93 94 में। लेकिन अभी भी ये जो बच्चे इस बुक में हैं, अंजलि शर्मा ने कभी कोचिंग नहीं ली। श्रुति शर्मा ने थोड़े बहुत दिन कोचिंग ली, लेकिन उसको मजा नहीं आया, टाइम वेस्ट लगा, उसने भी नहीं किया। भरत सिंह के पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो कोचिंग लेता। तो बिल्कुल कोचिंग लेना तो कंपलसरी नहीं है। तो जो बच्चे रूरल एरिया में हैं या जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं अपने रिसोर्सेज की कमी के कारण, वो बिल्कुल इसको हैंडीकैप नहीं समझे। दूसरा है, आजकल इंटरनेट इज अ बिग लेवलर। कितना आप कहीं पे भी बैठे हो, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हैं, गाइडेंस के लिए भी उसमें बातें बताई गई हैं। तो बहुत कुछ उसमें है। इसमें अंजलि शर्मा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने सिक्किम में बैठ के केवल यूट्यूब से सुन-सुन के तैयारी की और सक्सेसफुल हुई। तो ये एक बहुत बड़ा लेवलर हो गया है, जो हमारे समय में नहीं था। और तीसरा मैं कहूँगा, जहाँ डिसएडवांटेज है कि शहर में थोड़ा ज़्यादा गाइडेंस हो सकती है, वहाँ पे रूरल बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है। तो उनको एक एडवांटेज ये भी है कि लिमिटेड गाइडेंस है, कन्फ्यूजन कम होगा। मैं कहता हूँ कि आप बार-बार 10 जगह से गाइडेंस लोगे, टोटली कन्फ्यूज हो जाओगे। तो गाइडेंस बहुत लिमिटेड जगह से लेनी चाहिए। हर चाय की दुकान पे कोई ज्ञान दे रहा है तो उससे नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, रिमोट एरिया के बच्चे हैं, वो बिल्कुल अपने आप को कोई हैंडीकैप नहीं समझें। उनको वो इंटरनेट की मदद से और अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे बहुत आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। सर एक और ऐसा लोगों में परसेप्शन है, अब एक्चुअल में क्या है वो मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो इंग्लिश वर्सेस लोकल लैंग्वेज का डिवाइड, कि इंग्लिश मीडियम या कि इंग्लिश वालों के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा इंजीनियरिंग वर्सेस अदर सब्जेक्ट्स का डिवाइड, तो इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, डिवाइड काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। डिवाइड पहले बहुत होता था, पहले बड़ा एलिट मानते थे कि एलिट क्लास ही दे रही है। अब आप देखेंगे प्रोफाइल बच्चों का, तो बच्चे आपको बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड वाले, रूरल एरिया वाले बहुत बच्चे मिलेंगे। और इसका रीजन ये है कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। आपको ऑप्शनल है आपके पास ऑप्शनल, कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं कि दूसरी कोई जो हमारी लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें देना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी फ्रीडम है। कई बार तो इवन एडवांटेज होता है कि कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो आप ऑप्शनल ले लेते हैं, तो बहुत कम बच्चे होते हैं, थोड़ा सिंपैथेटिक एग्जामिनर होता है, तो हो सकता है आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाए। सो इसलिए भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपने कहा इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, ये भी मैं कहूँगा कि आप देखिए कितने सारे इंजीनियर अपना सब्जेक्ट छोड़ के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंजीनियर खुद अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो एडवांटेज कहाँ रह गया? वही ढूंढ रहा है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लूं, ज्योग्राफी ले लूं, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी ले लूं। अब देखिए, इसमें मेरी बुक में जो स्टोरीज हैं, उसमें भरत इंजीनियर है, उसने पहले ज्योग्राफी लिया, फिर पॉल साइंस लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं लिया। ठीक है, वसीम इंजीनियर है, लेकिन उसने एंथ्रोपोलॉजी से किया। तो बहुत इंजीनियर खुद अपना सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। तो इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियर की डिबेट है ही नहीं। डिबेट है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क वर्सेस की लूज वर्क। मैं बोलूंगा कि आप बस नाम के लिए पढ़ लिए कि अरे मैं तो 8 घंटे पढ़ लिया, ध्यान से पढ़े नहीं। सो हार्ड वर्क वर्सेस नॉन हार्ड वर्क ही मैं बोलूंगा, कोई बाकी फर्क बच्चों में नहीं है। जब आता है डिफरेंस यूपीएससी में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शनल भी साथ में देना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मैराथन है। तो जो ये मैराथन रन नहीं कर पाते हैं, वो चाहे इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, वो पीछे छूट जाते हैं। और जो मैराथन भाग पाते हैं, वो चाहे गांव के बच्चे हों, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो लिटरेचर के बच्चे हों, वो आगे निकलते हैं।
सर एक चीज और है कि एक आईएएस ऑफिसर का जो शेड्यूल बहुत जो है टाइट होता है, आपके पास बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ तो उसके बीच में आपने एक किताब लिखी, उसके बाद एक और किताब लिखी, तो ये आप इसके लिए जो समय कहाँ से? देखिए, शेड्यूल टाइट होता है, बिल्कुल होता है, बहुत रात दिन काम करना पड़ता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हो कि आईएएस में आने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, आराम है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आए फिर। और जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, लोगों के लिए, उन्हीं को आना चाहिए, उन्हीं को एग्जाम लिखना चाहिए। लेकिन जब आपका कुछ पैशन होता है, जब आपको कुछ करने का, गुजरने का सोचते हैं आप, जब आपके मन में होता है कि नहीं मेरे को ये करना ही है, जब आपने ठान लिया है, तो आप समय निकाल पाते हो। चाहे थोड़ा वीकेंड पे थोड़ा सा समय निकाल लिया, चाहे आपने फ्लाइट में कुछ कर लिया आते जाते हुए, या आपने किसी दिन छुट्टी पे कुछ कर लिया, या किसी दिन ऑफिस में कम काम है, उस दिन घर जल्दी आके कुछ कर लिया। तो धीरे धीरे धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से तो सागर भर जाता है, एक एक ईंट से बड़ी बड़ी इमारत बन जाती है। तो आप थोड़ा 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 करोगे तो बड़ी बड़ी किताबें लिख दोगे। सर एक जो कोई ऐसा मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को, या जो देना चाहते हैं, एंड स्पेशली पीपल, जैसे कि आपने किताब में बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, लोग हैं जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम से लेके केरला से लेके, और हर जो है हर स्टेट को, हर सेक्शन आप अपने जो है उसको छुआ है। तो ये जो तैयारी है, ये कब से होनी चाहिए? 12वीं से करनी है, ग्रेजुएशन से करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन से करनी है, कब से करनी है? देखिए, मैं तो बिल्कुल इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि 12वीं से ही आप लग जाइए, बिल्कुल नहीं। तो 12वीं से आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए नॉर्मल, आप खेलकूद में ध्यान दो, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ध्यान दो, और आप रीडिंग करो। मेरा ये है कि कुछ भी रीडिंग हैबिट डालो, कुछ रीडिंग लॉग मेंटेन करो, पढ़ना चाहिए, मतलब फन के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। तो 12वीं में, इवन ग्रेजुएशन में भी मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल फन रीडिंग करो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ो, जो किताबें अच्छी लगती है पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको पढ़िए। और सीरियस होना है, अगर आपको वाकई में ये करियर पाथ चूज करना है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज से। उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर में आप अपना धीरे धीरे बेस बनाना शुरू करिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही आते हैं। तो उसमें थोड़ा 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 अपनी नींव को मजबूत करना शुरू करना चाहिए। लेकिन साथ में कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और कॉलेज के बाद आप पूरे जी जान से लग जाइए, फिर और कुछ मत सोचिए, फिर दिन में 14 घंटे पढ़ना ही है, और एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, तो वो वाला नहीं होना चाहिए, और लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ना है। तो हर आजकल तो अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी किताबें, इतना सारा इंटरनेट मटेरियल, इतना सारा यूट्यूब लेक्चर्स, इतना सारा ज्ञान। तो इसलिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके पढ़ो, और खूब पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया, दिखाने के लिए पढ़ लिया, वैसे नहीं। आपको तैयारी करनी है तो पूरा कम से कम भी 13-14 आवर्स करना ही पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, आपको तकलीफ होनी ही पड़ेगी, आपको थोड़ा डर भी अच्छा होता है। मैं कहूँगा कि डर होगा तब आप उस डर के आगे जीतने की कोशिश करेंगे ना। सो पूरा आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट करके कॉलेज के इमीडिएटली बाद 1-2 साल अच्छे से तैयारी करें तो सिलेक्शन होगा। सर एक चीज और बताइए कि जो लोग ग्रेजुएशन में जिनके पास ह्यूमैनिटीज है, खासकर इंजीनियर तो बीटेक के बाद इसमें आ जाते हैं, पर जो लोग ग्रेजुएशन में जिनके पास ह्यूमैनिटीज है, तो शुड दे कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन दे शुड गिव द एग्जाम? ऐसे कोई नहीं, मेरे को लगता है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज में जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ग्रेजुएशन, क्योंकि सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का है, एग्जाम की टफनेस ग्रेजुएशन लेवल की है। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे के इमीडिएटली बाद, मतलब ग्रेजुएशन करते ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज फ्रेश होती है। और दूसरी चीज, ह्यूमैनिटीज वाले तो एडवांटेज में रहते हैं। कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो हिस्ट्री तो वैसे ही तैयार होगी,
और हिस्ट्री के साथ साथ जो माइनर सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, कोई सोशियोलॉजी लेगा या ज्योग्राफी लेगा या पॉल साइंस लेगा, तो जनरल स्टडीज के लिए एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है। सो कंपेयर टू इंजीनियर्स मैं कहना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों को ज़्यादा एडवांटेज है अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको सिविल्स देना है तो ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद देना चाहिए। मतलब एक सवाल ये है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचते हैं उनको कोई एडवांटेज, अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कोई एडवांटेज है? कोई एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल नहीं, सोचना ही नहीं है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपने पीजी किया है कि नहीं किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय तो पड़ेगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, जो क्वालिटीज वो सिविल सर्वेंट्स में ढूंढ रहे हैं यूपीएससी बोर्ड, वो आप में है कि नहीं है, आपका नर्वस तो नहीं है ज्यादा, तो ठीक है, वो आप अच्छा सा उस समय परफॉर्म करेंगे, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अब सर एक बात ये बताइए कि सर आपकी अगली जो किताब है वो जो है किस चीज़ पे आप प्लान कर रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, अभी तो पूरा डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस ये है कि इंडिया ने बहुत ही रिसेंट टाइम्स में भी एज वेल एज बहुत एंशिएंट टाइम में बहुत कुछ वर्ल्ड को दिया है। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं हमारी जो लोगों को नहीं पता है, जो हमारे अपने लोगों को नहीं पता है। तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए, पूरा वर्ल्ड तक। जैसे कि हमारे यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी सबसे पहले इंडिया में शुरू हुई, सुश्रुता वैद्य थे, उन्होंने शुरू की। तो वर्ल्ड को नहीं पता है, हमारे बच्चों को भी नहीं पता है। वैक्सीन लोग कहते हैं कि वहाँ पे यूके में डिस्कवर हुआ, नहीं, वैक्सीन तो सदियों पहले हम लगाते थे, ठीक है? आयुर्वेदा हमारा है, कितना पुराना है आयुर्वेदा। ये प्लास्टिक सर्जरी, आज सब लोग बोलते हैं वेस्ट ने इतना काम कर लिया, नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत तो हमारे ही देश में हुई है। नोज रिकंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होता था पुराने जमाने में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं देश की जिनको कि लोग नहीं जानते हैं, हमारी अचीवमेंट को, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी चीजों को बाहर लाना चाहिए। और सर एक चीज़ बताइए कि जैसे अ, आपने ये बुक्स निकाली, तो हाउ हैज बीन द रिस्पांस, मतलब हाउ हैज योर मतलब आपके बारे में ये जो लोग सोचते हैं उनके परसेप्शन किस प्रकार से चेंज हुआ? नहीं, देखिए, बुक्स निकाले तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड चेंज, इट इज अ गुड चेंज टू योर पर्सनालिटी एंड हाउ पीपल सी यू, परसीव यू। तो एक एड ऑन हो गया। मेरे को भी अच्छा लगता है कि अब ऑथर, इंटरनेट पर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा कि ऑथर एंड ब्यूरोक्रेट, तो ये ऑथर वर्ड जुड़ गया। जो मेरे दोस्त हैं या मेरे सीनियर्स हैं, उनको भी नहीं पता था कि मैं अच्छा लिख पाता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अच्छी बात है, एक स्टैंडिंग बढ़ती है, एक आपका रिकॉग्निशन होता है एक डिफरेंट रोल में। और ये तो ऐसा है रोल जिसको आप जिंदगी भर कर सकते हैं, कोई रिटायरमेंट डेट नहीं है। So, do you recommend other officers also in the government to? यस यस, मैं तो सबको बोलता हूँ, जो मेरे जूनियर हैं, साथ में काम करते हैं, चाहे बैचमेट्स हैं, तो कितने लोग को मैंने पब्लिशर से कनेक्ट कराया, कितने लोग के साथ मैंने छोटे आर्टिकल लिखे अपने जूनियर्स के साथ, ताकि उनको मौका मिले, उनको कॉन्फिडेंस आए, उनका रिकॉग्निशन उनके साथ हो। तो मैं योजना में कई बार लिखता हूँ, उस समय मैं कोशिश करता हूँ कि अपना कोई साथी या अपना कोई जूनियर साथ में मिलके को-ऑथर में काम करे, तो उनको भी नर्चर करना, उनको मेंटर करना मेरे को अच्छा लगता है। So, बस सर लास्ट में सर आपसे ये पूछूंगा कि आप इलिट्स में आए और वी आर वेरी हैप्पी आप यहाँ पर आए जी। और आपने जो जो भी थोड़ा बहुत इलिट्स के बारे में जाना है, तो आप अगर दो शब्द हम लोग के लिए कहेंगे तो? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप इतने सारे सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हेल्थ में आपका है, गवर्नेंस में है, बैंकिंग में है, इवन नेट जीरो में अभी आपने शुरुआत की है। तो आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट वर्क एंड आप अच्छा काम करते रहिए। देश को बहुत ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की। हमारे पास बहुत टैलेंट है, बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर जब तक उनमें वो स्किल सेट डेवलप नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे फील्ड में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।